जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? हाँ जी, थैंक यू। अच्छा बेटा, आपसे जो आपको आज जो लेक्चर देना वो न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन का जो यूनिट है, एक तो आप न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, और दूसरा जो है आपका इस यूनिट में हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट में भी ये आ रहा है। तो इसको वैसे तो मैं स्किप कर जाती होती हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं तो जाहिर है हम लोगों ने भी पढ़ाना है, तो मैं इसको बाकायदा पढ़ाना चाह रही हूँ। न्यूट्रिशन में आप लोगों ने ये सारी चीजें आई थिंक मैडम आयशा ने आपको पढ़ाई होंगी, तो लेकिन फिर भी मैं जो है आप लोगों को दोबारा ये पढ़ा देती हूँ। इस लेक्चर में हम जो है न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न पढ़ेंगे, और दूसरी बात रिव्यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जांपल ऑफ गुड डाइटरी सोर्स फॉर ईच। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है और गुड डाइटरी न्यूट्रिएंट्स क्या है। रिव्यू नॉर्मल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये तीनों चीजों का हम डाइजेशन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन तीनों में हम जो है पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल वेरिएशन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, और न्यूट्रिशनल वेरिएशन जो है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन कैसे होती है। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ओबेसिटी कंट्रोल। नर्सिंग केयर प्लान फॉर इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। जी बेटा, मेरी तबीयत पहले से काफी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले तो हम जाते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या, इसकी डेफिनेशन। Nutrition is the sum of all the interaction between an organism and the food is consumed. जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो टोटल जो है न्यूट्रिशन सम ऑफ द इंटरेक्शन है जो बिटवीन करता है ऑर्गेनिज्म एंड फूड कंज्यूम, जो हम खाते हैं चीजें। और
दूसरी चीज ये कि न्यूट्रिशन इज व्हाट अ पर्सन ईट्स एंड हाउ द बॉडी यूजेस इट। कितनी अच्छी डेफिनेशन है इसमें कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट पर्सन ईट्स एंड हाउ द बॉडी यूजेस इट। न्यूट्रिशन क्या, जो क्या हम खाते हैं क्या है, एक इंडिविजुअल खाता क्या है और उसकी बॉडी उसको यूज कैसे करती है। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज सेल ऑफ बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम फूड खाते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है, जब डाइजेशन होती है तो हम वही एनर्जी जो है वो यूज करते हैं अपने रूटीन फंक्शन के लिए। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ गुड डाइटरी सोर्सेज ऑफ ईच। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्क क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो दीज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स। मैक्रो इंक्लूड्स की बात हो रही है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। दीज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, each which we required in large amount। ये चीज हम जो रूटीन में हम अपनी न्यूट्रिशन खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसमें तीन चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इनकी हमें लार्ज अमाउंट चाहिए होती है। जैसे हम कोई भी खाना खाएं तो हम पेट भर के खाना खाते हैं। इसके सोर्सेज क्या, सोर्सेज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है, वीट, जैसे हम खाना खाते हैं पेट भर के, ठीक है, रोटी, तो ग्रेन्स, ग्रेन्स में जो है हर किस्म की ग्रेन्स आ जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, ठीक है। तो दूसरी लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में नट्स टाइप, बीन्स टाइप, इस टाइप की चीजें आ जाती है, ब्रेड एंड वेजिटेबल सारी। इसमें भी कुछ जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी मिकदार ज्यादा होती है। प्रोटीन सोर्सेज, प्रोटीन में पल्सेस, बीन्स एंड कॉर्न्स। फैट्स क्या है, फैट्स मीट, फैट्स में जो है वो किसमें होगी, मीट, एग एंड मिल्क। ये हम पढ़ रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के सोर्सेस आपको बताए कि वो कहाँ से, और ये चीज बताई कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसको हम ज्यादा मिकदार में, जैसे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमें चाहिए होती है। जैसे हम खाना 3 टाइम का खाते हो तो दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, these include vitamins and minerals which we required in trace amount। ये जो है हमें एक माइनर सी अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ये हमारे फूड के साथ 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब इनमें देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं। इसकी एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उन्होंने दी है। बायोटीन, a vitamin of B complex found in egg yolk, liver and yeast। Folic acid, a vitamin of the B complex found especially in the leafy green vegetables, liver and kidney। फॉलिक एसिड हो गया, बायोटीन हो गया और विटामिन बी। देयर आर 8 विटामिन्स। अब जो है इसको कम्प्लेक्स विटामिन्स भी कहते हैं। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो विटामिन्स है, ये डिफरेंट विटामिन्स जो है वो 8 किस्म के हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड बी कम्प्लेक्स विटामिन्स। तो जब ये कलेक्ट इनको कर ले तो कलेक्टिवली इनको बी कम्प्लेक्स विटामिन्स बोलते हैं। दे आर थियामीन, इसको B1 जो है बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3 एंड पेंटोथेनिक एसिड B5 एंड पेरिडोक्सिन B6
बायोटीन B7 एंड folate mean folic acid, जो B9 एंड cobalamin is the B12 and vitamin and mineral. Vitamin and mineral में vitamin D it is obtained from the sunlight, और इसकी ज्यादा मिकदार जो है वो सनलाइट में 10 बजे करीब जो सूरज होता है उसमें इसकी जो है, वैसे तो सनलाइट में होता है, लेकिन जो हम अपने चिल्ड्रन है और पेशेंट है उनको कहते हैं कि 10 से 11 बजे 9 से 11 बजे जो है वो सनलाइट लेनी, क्योंकि उस वक्त इसकी जो है शुआएं बहुत तेज नहीं होती, आसानी से जो है अगर चिल्ड्रन को न्यू बॉर्न बेबी को जो है 9 to 11 तक कहते हैं कि सनलाइट लगवाएं। तो उसके बाद की सनलाइट जो है वो उसकी शार्प तेज शुआएं होती है, जो बच्चे जो है बच्चे के लिए ठीक नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको पहला टाइम दिया होता है जब शुआएं बहुत तेज नहीं होती। अब ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको हमें लार्ज ऑफ अमाउंट फूड में लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये हमारे फूड में शामिल नहीं होता तो हमारा फूड डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो हम एक जो है कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, तो उसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रेट्स एंड कीटोन्स। ये बेटा वेरी क्लियरली आप लोगों ने न्यूट्रिशन जो है उसकी बुक में जो मैडम आशा आपको पढ़ाती हैं पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं और मैडम आशा दोनों आपस में कोऑपरेट कर लेती हूँ। जो यूनिट कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तो वो हम लोग स्किप कर जाते हैं, तो चूंकि ये न्यूट्रिशन का ही यूनिट था बट मैंने इसको फिर भी स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को मोर क्लियर हो जाए। अब कार्बोहाइड्रेट जो है कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन पे मुश्तमिल होता है। ये चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों ने 9th 10th और FSC में भी पढ़ा हुआ है। थैंक यू निमरा एंड रोशना, हीरा, सारी क्लास नहीं पढ़ा हुआ है, जाहिरा आप सबने वो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। फिर इसमें देयर आर 2 बेसिक टाइप्स, इसकी 2 बेसिक टाइप्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में शुगर एंड स्टार्चेस आ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर टाइप्स आ जाते हैं। अब शुगर जो है इसमें दे आर सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर सॉल्युबल प्लांट्स। अब जो सिंपल शुगर है ये कार्बोहाइड्रेट एंड सॉल्युबल इन द वाटर, और ये प्रोड्यूस कहाँ होती है, एनिमल एंड प्लांट्स दोनों से। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शुगर। अब शुगर की फॉलोइंग टाइप्स अगर देखें तो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब ये चीजें आप लोगों ने जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है और न्यूट्रिशन में भी, और आप लोगों ने अपने जो है 9th 10th और FSC के सिलेबस में भी। तो ये चीजें जो शुगर में तीनों जो है इसमें द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शुगर की 3 टाइप्स है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब जो स्टार्चेस है, स्टार्चेस में दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स insoluble. अब insoluble in water and non-sweet from the carbohydrates. Thank you Aksara, Nazir and Aliza. Nearly all starches exist in plants such as जो है ये जो है प्लांट्स में ग्रेन, लेग्यूम्स एंड पोटैटोज जो है इनमें होती है। देयर अदर फूड्स सच एज सीरियल्स, ब्रेड, फ्लोर एंड पुडिंग एक्स्ट्रा, ये सारी कार्बोहाइड्रेट जो है इनमें पाई जाती है। एंड फाइबर इज द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको कम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहा जाता है, ये डाइजेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड इट सप्लाइज रफीज और बल्क ऑफ द डाइट। अब ये बल्क ऑफ द डाइट्स में या तो आपको मिलेंगे या रफीज में।
इट कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, ये ह्यूमन को डाइजेस्ट जो करना में मुश्किल होता है। इट satisfies the appetite and help the digestive tract to function effectively and eliminate waste। अब ये क्या करती है, अगर ह्यूमन इसको ले लेते हैं तो सेटिस्फाइड द एपिटाइट, जस्ट जो हमारी कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है वो नहीं होती, जस्ट सेटिस्फाइड करता है ये हमारी एपिटाइट को। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू फंक्शन इफेक्टिवली, और हेल्प करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। एंड इलिमिनेट वेस्ट, और वेस्ट इलिमिनेट कर देता है। Next, say fiber is present in the outer layer of the grain, seafood and pulp of the many vegetables and fruits। ये चीजें मैंने पहले भी बताई हैं कि पल्प या बल्क ऑफ द डाइट्स और जो है ये जो है रफेजिस में पाई जाती है, जैसे जो है वेजिटेबल या फ्रूट्स के जो है छिलके कह लें, आउटर लेयर्स उनकी, क्योंकि वो जो आउटर लेयर्स है फ्रूट्स की वो भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। फाइबर्स कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है, फाइबर के कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको दिखाए गए। तो ये चीजें जो है जैसे नट्स में आ रहा है, या जो कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स आपको दिखाए गए, तो ये फाइबर डाइट में आएंगे और ये डाइजेस्ट तो होते हैं बट इनको डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब कार्बोहाइड्रेट जो है हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पढ़े, और कार्बोहाइड्रेट्स की आगे टाइप्स पढ़ी, और कार्बोहाइड्रेट्स की अब हम डाइजेशन पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट कैसे होती है। इंजाइम्स आर इंक्लूडेड इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एक स्पेशली इंजाइम्स है। इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल catalysis catalyst and they speed the chemical reaction। और ये इंजाइम जो है ये स्पीडली जो है केमिकल रिएक्शन करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे ही हम फूड करते हैं तो ये इंजाइम जो है फौरन से जो है सक्रीट हो जाते हैं हमारी डाइट में, और ये केमिकल रिएक्शन करके इनको जो है डाइजेस्ट कर देते हैं। फॉलोइंग इंजाइम्स आ रही है, इंजाइम्स कौन से? प्रोटेलिन, ये हमारे स्लाइवरी अमाइलेज है, फौरन से एक्टिवेट होते हैं और हमारे फूड में शामिल होकर उसको जो है कार्बोहाइड्रेट जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो फौरन उसमें शामिल होते हैं, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये जो है जूसेस टाइप जो है सक्रीट होके डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। इन डाइसक्राइड्स जो है इंजाइम्स आर maltose, sucrose, lactose, these the end product of carbohydrate digestion are monosaccharides, saccharides। इसी तरह जो हमारा एंड डाइजेशन है तो वो मोनोसैकराइड्स है। ऑल मोनोसैकराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जितने भी हमारी जो जब हम फूड जस्ट डाइजेस्ट करते हैं तो सारे इंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, सिक्रीट होते हैं और हमारे फूड में मिक्स होके उसको डाइजेस्ट करते हैं, और इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसी होती है? इट इज मेजर सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी। बेटा 1 मिनट में पानी के 2 सिप्स ले लूं, ठीक है? जस्ट 1 और 2 मिनट में पानी पी लूं। जी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी।
अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ दी एनर्जी है। बॉडी ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। अब इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी उसको ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज करती है एंड थिन ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड टू मेंटेन ब्लड लेवल टू द प्रोवाइड रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खाते हैं तो ये ब्रेक डाउन इनटू टाइनी जो है न्यूट्रिएंट्स में चली जाती है और ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज सर्कुलेट इन ब्लड और ये ब्लड में सर्कुलेट होके मेंटेन ब्लड लेवल और ब्लड लेवल को नंबर 1 तो ये मेंटेन रखता है एंड प्रोवाइड रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये हमारे लिए हर वक्त रेडी रहता है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी हमने काम करना, जो भी हमने एक्टिविटी करनी, उसकी एनर्जी के लिए कि ये ऑलवेज एनी टाइम जो है अवेलेबल होगा। और दूसरी चीज जो है हमारे ब्लड में ये शामिल होके तो ब्लड लेवल्स को जो है वो एक लेवल तक मेंटेन रखेगा। इट इज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस that ensure a constant supply of energy to living cells। ये एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इंश्योर इससे किया जाता है कि कांस्टेंट कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी जो है सप्लाई होती रहेगी कार्बोहाइड्रेट से। द मोस्ट important carbohydrates is glucose which can be break down in via glycolysis। हम मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई और ग्लूकोज जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है और ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन जो है उसने भी तो ब्रोकन डाउन होना है ग्लाइकोलाइसिस। अब फिर जो है इंसुलिन हार्मोन जैसे ही ग्लूकोज हमारे जो है ब्लड में आता है। जी 1 मिनट जो है बच्चों जरा थोड़ा सा आपको टीचर आया मैं उसके साथ बात करूं, 1 मिनट होल्ड करना। जी आप मुनीबा है? जी मैम। जी मुनीबा मैम ये साइन कर दी। खैरियत है किस चीज के? मैम ये क्लियरेंस के मतलब डिग्री लेनी है ना। अब 4th ईयर की मैं एडवाइजर तो नहीं थी आपकी मैम, वो मैम चंदा किसी ने कहा कि मैडम रुबीना से करवा ले। वो कह रहे हैं कि किसी भी क्लास को ठीक हो गया, वेरी सॉरी। बात करते हुए मैंने ऊपर से देखा ही नहीं। ये किसके होने थे? क्लियर करना था यहाँ पे। चलो ठीक है, ओके जी बेटा। कार्बोहाइड्रेट की बात होगी कि इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियास and enhance the transport of the glucose in cells। अब ग्लूकोज जो है इंसुलिन जो है फौरन जब हम जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर जाती है तो शुगर हमारे अंदर जाती है तो ये इंसुलिन क्या करती है, फौरन सिक्रीट होती है और इट इज इनहांस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स। अब ये इनहांस इसलिए करती है कि अगर ग्लूकोज की मिकदार जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसी वक्त इंसुलिन जो है उसको एक बैलेंस तक कर देती है। जब एक बार बैलेंस तक करती है तो इनहांस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। तो सेल्स में इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो इनहांस होती है और नॉर्मल फंक्शन जो है और हमें जो नॉर्मल एनर्जी मिल रही है वो नॉर्मली हम नॉर्मल अपने फंक्शन करते हैं क्योंकि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल ही रहेगा। पहले हम जितना भी पढ़ रहे थे वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ी और हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज पढ़े और कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी मेटाबोलाइज कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और डाइजेस्ट कैसे होती है और मेटाबोलाइज कैसे होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन जो है एनी ऑफ द क्लास ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड
which have large molecule compound of one or more long chain of the amino acids and are essential part of all living organisms. अब ये क्या है कि इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैव लार्ज मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स में जो है इसमें मौजूद होती है एंड आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये हमारी जो है हमारे लिए जो है असेंशियल पार्ट है हमारे जिंदा रहने के लिए, ठीक है। स्पेशली एज स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ बॉडी टिश्यू सच एज मसल हेयर एक्स्ट्रा, ये इसके साथ हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है और ग्रो। एक तो हमारे जो है जब बच्चे होते हैं तो उसमें हम प्रोटीन ज्यादा देते हैं ताकि उनके मसल्स हेयर्स और जो है वो एक्टिवेट ज्यादा रहे। और इस हमारी पूरी लाइफ में जो हम प्रोटीन्स लेते हैं तो इसमें ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे हेयर्स को एंड एज इंजाइम्स एंड और एंटीबॉडीज, और ये इंजाइम्स का काम देता है और हमारे में एंटीबॉडीज बनाता है। जब भी हम जो हमारे में कोई इम्यूनिटी कम होती है तो हम फौरन प्रोटीन जो है उसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा कर देते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। Amino acids are organic molecules made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and combine to form protein. ये you know very well कि ये जो है large amount of जो है CHLON की है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये मिलकर के प्रोटीन जो है इसका कॉम्बिनेशन है। अब जो है categorization of amino acid, essential amino acids and non-essentials। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखें तो प्रोटीन आर क्लासिफाइड सच एज कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। और कंप्लीट प्रोटीन जो है एनिमल प्रोटीन आर कंप्लीट इंक्लूडिंग मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स एंड डाइट्री। और ये हमारे कंप्लीट प्रोटीन्स में आती हैं जो हम ये जो है एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स से जो चीजें बनी होती हैं। और इनकम्प्लीट प्रोटीन जो है प्लांट्स फूड आर कंसीडर्ड इनकम्प्लीट जो है, जैसे हम कहते हैं जी पल्सीज है, पल्सीज ले लें तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है बिकॉज दे आर लो और lacking in one or more of the amino acids we need to build cells। तो इसमें जो है वन और मोर अमाइनो एसिड जो है वो लैकिंग होते हैं। इनकी कंप्लीट प्रोटीन्स फूड इन द प्लांट्स फूड कैन बी मिक्स टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट प्रोटीन। जब हम प्लांट्स में से जो है फूड या प्रोटीन लेते हैं तो उसमें हम मिक्स प्रोटीन लेते हैं, साथ में हमें जो है एनिमल प्रोटीन्स मस्ट लेना पड़ता है, जैसे मिल्क मीट और एग और पोल्ट्री वगैरह जैसे फिश लाइक चीजें जो है वो हमें मस्ट इनके साथ जो लेनी पड़ती है, अदरवाइज जो है वो हमारी इनकम्प्लीट जो है डाइट में आएगा। अब प्रोटीन डाइजेशन जो है मैंने आपको प्रोटीन की डेफिनेशन बताई, प्रोटीन की आप आगे 3 टाइप्स बताई, प्रोटीन कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन बताया। कंप्लीट प्रोटीन आर दी एनिमल प्रोटीन्स और जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और दूसरा प्लांट्स है, और प्लांट्स जो है वो इनकम्प्लीट में आ जाता है, उसके साथ हमें वो उसको कंबाइन में लेना पड़ता है फिर एनिमल जो प्रोटीन है उनको साथ में शामिल करके। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन स्टमक वेयर पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर यूनिट। तो जैसे ही प्रोटीन जो है हम लेते हैं तो ये स्टमक में जो है जाके डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है, वेयर पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन, पेप्सिन जो है वो सिक्रीट होती है और ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर यूनिट। और वो ये जो पेप्सिन लाइक सिक्रीट होके तो इसमें जो है स्मॉलर यूनिट में स्मॉलर पार्टिकल में इसको ब्रेक डाउन कर देता है।
Most protein are digested in small intestine. Glands in intestinal wall secrete aminopeptides, peptidase and डाईपेप्टिडेज जो है, ये जैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये जो है सक्रीट करता है अमाइनो पेप्टिडेज एंड डाईपेप्टिडेज। तो इससे जो है इसकी जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, pancreas secrete proteolysis and proteolysis enzymes. These enzymes break प्रोटीन, और ऐसे ही हमारा पैंक्रिया जो है वो सेक्रीट कर प्रोटीओलाइसिस एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन दी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो है वो हमारे स्टमक से पेप्सिन जो है वो उसकी डाइजेशन और उनको जो है ब्रेक डाउन इन दी टाइनी पीसेस या स्मॉल पीसेस में कर देता है। फिर जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां से सेक्रीट होता है अमाइनो पेप्टिडेज एंड डाईपेप्टिडेज, और उसकी फर्दर जो है डाइजेशन हो जाती है। और इसी तरह हमारा पैंक्रिया जो है वहां से भी जो है सक्रीशन होती है प्रोटीओलाइसिस एंजाइम्स की, और वो एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये सारे ये जो सिस्टम था स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन और जो हमारे पैंक्रियाज तक जाने तक ये जो डाइजेस्ट होती है, और कौन सी एंजाइम्स जो है वो उसके साथ शामिल होकर उसको जो है टाइनी पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और हम जो डाइजेस्ट कर देते हैं इस प्रोटीन को। अब इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है तो वो उसके साथ ही वो एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर फिर लीवर जो है सिंथेसाइज स्पेसिफिक प्रोटीन, और लीवर जो है उसमें जाके प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाते हैं, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, लीवर में। लीवर जो है वो वहाँ अपने सिंथेसाइज कर लेता है, और फिर जो है प्लाज्मा प्रोटीन और स्टोरेज जो है मीडियम दैट rapidly be converted break into amino acid, और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो उनकी स्टोरेज जो है वो रैपिडली कन्वर्टेड इनटू दी अमाइनो एसिड। तो ये इसकी अब्जॉर्प्शन है कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होती है इसकी, और फिर जो है लीवर से सिंथेसाइज होता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो स्टोरेज जो उनकी स्टोरेज होती है दैट रैपिडली भी, और वो कन्वर्ट कर देती है इसको, बैक कन्वर्ट कर देती है इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीन मेटाबोलाइज कैसे होते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन की कैसे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्लूड टू activities which are the following: anabolism and catabolism. अब anabolism building tissues, all body cells synthesize protein from amino acid, और ये जो है ऑल बॉडी सेल्स जो है सिंथेसाइज करता है प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड से लेके। ठीक हो गया। अब कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन टिश्यू और डिग्रेड एक्सेस अमाइनो एसिड्स फॉर एनर्जी एंड कन्वर्टेड इट इनटू फैट, और डिग्रेडेशन हैपन इन द लीवर, और इसकी डिग्रेडेशन जो है वो लीवर में होती है। इसकी डिटेल में इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको जो है पहले केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, एफएससी में 9th 10th में भी, एफएससी में, और फर्दर जो है नर्सिंग की केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाता है बड़ी डिटेल से। और दूसरी बात जो है आपका न्यूट्रिशन का जो
पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें मैडम आयशा भी इसको पढ़ाती हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों की ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि आई नो कि आपको इस चीज़ का पता है। बट ये टॉपिक जो है रिलेट कर रहा है मेरे यूनिट के साथ, तो इसलिए मैं इसको आपको कंटिन्यूसली कर रही हूँ ताकि आपको इंटरेक्शन हो कि हाँ जी हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सब्जेक्ट में ये है, तो आपको इसका इंटरेक्शन हो और मैं आप लोगों से पूछ सकूं कि मैंने जो पढ़ाया है मुझे उसका जो है कोई एमसीक्यूज एलसीक्यूज जो है वो बना के आप दिखा सको। अच्छा, अब मेरे जो है 46 मिनट हो गए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ, अगर टाइम मिला तो फिर मैं इसको फर्दर करूंगी, अदरवाइज इसी स्लाइड से हम नेक्स्ट चलेंगे।
जी बेटा 49 रोल नंबर किसका है? यहाँ सिर्फ रोल नंबर शो हो रहा है। 20049 रोल नंबर किसका है? जी 12 से कर दीजिएगा। 12 से, ठीक है। बेटा एक रोल नंबर मुझे शो हो रहा है 20049, ये किसका है? ठीक है, तिफरा का है। तिफरा आपकी अटेंडेंस हो गई। जो अटेंडेंस पे हम जाते हैं जब, तो वहां पे तिफरा आपका बाय नेम नहीं आता, सिर्फ रोल नंबर शो होता है। बट यहाँ मुझे समझ आ गई तिफरा का है। ठीक है बेटा, मेरी क्लास होगी। इट्स ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।